कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। उपादानं भवत्यस्य मूसायाः मृत्तिका लोहमेव च। मूसा कृषिवल पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पात्र बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। 6.1 हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद वुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्याजी कक्षा में प्रवेश करती है और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती है। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। वह पूछती है, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं? उनके आकार और रंग क्या-क्या हैं? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी है? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। क्रियाकलाप 6.1 आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी है। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती है। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। 6.2 वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें? क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह बनाएं। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, घुतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूह में बांटें। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6.3 आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है।
हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। क्रियाकलाप 6.4 आइए खोज करें। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन, कठोर और मुलायम, और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती है। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से भी बनी है उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पनसरी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। 6.3 सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं? आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। 6.3.1 सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखती है। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वही लोहा तांबे एवं एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ सामान्यता हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तवे, तांबे के तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांसे, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें, क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उनके गठन, खुरदरी या चिकनी, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतहें प्रायः चमकदार होती है, उनका स्वरूप गुत्थी में चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती है। धातुओं के उदाहरणों में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देते हैं। ये फीकी एवं गतिहीन दिखाई देने लगती है। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। गतिहीन, चमकहीन सामग्रियों में वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। गतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज,
लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि हैं। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती है। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखती है। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती है। 6.3.2 कौन सी सामग्रियां कठोर होती है? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्रियों जैसे रबर आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्युमीनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी हुई वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती है? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है, वे नरम होती है, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोंचना कठिन होता है, वे कठोर होती है। तथापि ये गुण सापेक्ष हैं। उदाहरण के लिए, रबर स्पंज से कठोर होता है, लेकिन लोहे से नरम होता है। तालिका 6.3 में उल्लेखित वस्तुओं को एक-एक करके लें। अनुभव करें कि ये वस्तुएं कठोर है या नरम। पता लगाएं कि वे किस सामग्री से बनी हैं। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें। अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकन से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्रियों में अलग-अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार और रंग। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए आगे जानें। 6.3.3 उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। घुलन, सीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है। सीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रस्टेड कांच के दरवाजे, जिसकी सतह धुंधली होती है, के पीछे छुप जाती है। सीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से ये सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। घुलन, सीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचें कि क्या ऐसा संभव है कि सीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से सीत और उसके मित्रों को देख सकता था? अधिकांश सामग्रियां ऐसी हैं जिनके आर पार आप देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। लकड़ी, गर्ता और धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहा जाता है। बटर पेपर और फ्रस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। चित्र 6.5 को देखें। घुलन का सीत, घ सारा, घ और सीत के भाई ग द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति को पहचानें और नामांकित करें।
क्रियाकलाप 6.6 आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। तालिका 6.4 में निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, प्रभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें। 6.3.4 जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं। शाम को जब घुलन खेलकर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था। उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और उसे यह शिकंजी पिलाई। घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गई। आइए ये पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वे कैसे व्यवहार करती है। क्रियाकलाप 6.7 आइए खोज करें। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें अलग अलग 2/3 जल भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में रेत और पांचवें गिलास में बुरादा डालें। पूर्वानुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घुलने का प्रयास करने पर क्या होगा। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखें। आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियां जल में मिलने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती है। हम कहते हैं कि ये सामग्री जल में घुल जाती है या यह जल में घुलनशील है। चित्र 6.6 का कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती है और बहुत देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होती है। ये सामग्रियां जल में अघुलनशील है। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। ये जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6.3.5 कितना भारी या हल्का। क्रियाकलाप 6.8 आइए माप करें। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा करें। एक कप में जल भरें और इसे का के रूप में चिन्हित करें। दूसरा रेत से भरें, इसे खा के रूप में चिन्हित करें और तीसरा कंकड़ से भरें और इसे गा के रूप में चिन्हित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें। चित्र 6.7 और उसमें दर्शाई संख्याओं को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी या कौन सा हल्का है। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी है या हल्की है। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को मापकर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हों। जो सामग्री भारी होती है उसका आयतन उसका द्रव्यमान अधिक
होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन समान हो। 6.3.6 स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वे अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखें होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती है, आप बैठ क्यों नहीं रहे? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह दो विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती है और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। आपने दुकानों में अलग अलग आकार की पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होगी। क्या आपने देखा है कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 एल, 500 ml, 200 ml इत्यादि लिखा रहता है? ये बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं। तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। 6.4 द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन 2 गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये 2 गुण विद्यमान हो? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसे ग्राम जी और किलोग्राम केजी की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों से मापा जाता है। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती है? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य है और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती है। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि ये हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही
निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती है। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी हो सकती है। हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्रियों को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियाँ उनके स्वरूप के आधार पर समूह में बांटी जा सकती है, जैसे गुथी में चमकदार एवं गुरुत्वहीन, चमकहीन, और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर, जैसे कठोर या नरम। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ सामग्रियाँ जल में घुलनशील होती है, जबकि अन्य अघुलनशील। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। आइए खेलें। शब्द जल खेलें। अध्याय में से अग्रलिखित शब्द जैसे चमकदार, चमकहीन, घुलनशील, अघुलनशील, कठोर, नरम, द्रव्य, द्रव्यमान, पारदर्शी, अपारदर्शी, आयतन और पारभासी लिए गए हैं। विद्यार्थी ऊपर दी गई सूची में से किन्हीं 9 शब्दों का चयन कर ग्रेड में लिखें। सहायता करता या तो प्रत्येक शब्द की परिभाषा पढ़ता है या कोई भी शब्द सूची में से पढ़ता है। यदि वह शब्द ग्रेड में है तो शिक्षार्थी को उसे चिन्हित करना होगा। जो भी सबसे पहले सभी 9 शब्दों को सही रूप से चिन्हित करता है वह जय हो चिल्लाएगा। सभी शब्दों को सही ढंग से चिन्हित करने वाला विद्यार्थी विजेता होगा। आइए और अधिक सीखें। अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। स्तंभ 1 में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उसके गुणों से करें। दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्रायः पारदर्शी होते हैं। इसके कारण बताएं। बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही या गलत और गलत कथनों को सही करके लिखें। बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत और गलत कथनों को सही करके लिखें। लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी है। एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं। चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। सेब एक द्रव्य है क्योंकि ये कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है। हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, वॉश, सीमेंट और पत्थरों से
बनी कुर्सियाँ देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं। कौन सी सामग्रियाँ इन गुणों को पूरा करती है? कठोरता, लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। हल्का भारा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उठाने में आसान होता है। सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती है। इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। आपको का खाद्य अपशिष्ट, खाद, टूटा हुआ कांच और गैर रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए मात्रा की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए? हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन ये हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। वहीं यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु है और लकड़ी का दरवाजा है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पारदर्शी, अपारदर्शी, पराभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, पारभासी। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, क और ख। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो ये कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो ये आसानी से अपना आकार बदल देती है। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री क पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है। सामग्री क और ख क्या हो सकती है? क्या आप पहचान सकते हैं कि सामग्री क कठोर है या नरम? सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। ऐसे विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें जिन्हें पुनर्चकित किया जा सकता है। आप विभिन्न स्रोतों जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, अपने समुदाय के सदस्यों से बात करके, इंटरनेट इत्यादि से सहायता ले सकते हैं। पुनर्चक्रणकर्ता सामग्रियों के गुणों के आधार पर पुरानी वस्तुएं खरीदते हैं और भले ही वस्तु टूटी हुई हो तो भी चिंता नहीं करते हैं। अपने आसपास के पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक सर्वेक्षण करें और पता लगाएं कि घरों से वस्तुओं को खरीदने से पहले वे सामग्रियों के किन गुणों की जांच करते हैं। वे किन वस्तुओं को नहीं खरीदते और क्यों? अपने घर से 20-30 वस्तुएं एकत्रित करें और जिन सामग्रियों से वे बनी हैं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। क्या आप उन्हें अलग-अलग समूह में रख पाएँ? आप सामग्रियों के गुणों और वस्तुओं के उपयोग के बीच क्या संबंध देखते हैं? बेकार रखी हुई सामग्रियों का उपयोग करके अपनी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु बनाएँ और सजाएं। इसे कक्षा में लाएं और अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि उन्होंने क्या बनाया है और किन सामग्रियों का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन वस्तुओं की उपयोगिता और अन्य बिंदुओं पर विचार करते हुए सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें।